सेकेंड वेव फेमिनिज्म नारीवाद की दूसरे लहर के कोर आइडियाज़ को हम एक वाक्य में समराइज कर सकते हैं और वो वाक्य है पर्सनल इज पॉलिटिकल। व्यक्तिगत राजनीतिक है। इस वीडियो में हम इस वाक्य के इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फेमिनिज्म क्या है और सेकेंड वेव फेमिनिज्म क्या है। तो शुरू करते हैं हम फेमिनिज्म के साथ। फेमिनिज्म एक आंदोलन है, एक विचारधारा है जिसका लक्ष्य क्या है? महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करना। दैट मीन्स समाज में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, तो शोषण होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसे समाप्त करना। लेकिन किसी भी उत्पीड़न, किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि उस एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण के पीछे कारण क्या है। काउजेस को हमें समझना होगा, काउजेस ऑफ वुमेन्स सब्जुगेशन। अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इस एक्सप्लॉयटेशन के पीछे कारण क्या है, कहाँ से इस एक्सप्लॉयटेशन, इस शोषण, इस उत्पीड़न की शुरुआत हो रही है, ये हमें समझना होगा। तो 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का एक समूह या कुछ समूह इन कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है, समाज में व्याप्त इन कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है और वो इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि समाज में महिलाओं की जो दयनीय अवस्था है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि मताधिकार, राजनीतिक और वैधानिक अधिकारों का अभाव, लीगल और पॉलिटिकल राइट्स का नहीं होना। ये शोषण इसलिए हो रहा है महिलाओं के साथ क्योंकि उनके पास राइट टू वोट नहीं है, उन्हें इक्वल लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है समाज में। ओके, तो इसी ऑब्जर्वेशन के साथ, इसी कंक्लूजन के साथ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की शुरुआत होती है। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की जो डिमांड थी वो यही थी कि महिलाओं को राइट टू वोट दिया जाए, उन्हें इक्वल लीगल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट का ये मानना था कि महिलाओं की जो दयनीय अवस्था है समाज में, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें राइट टू वोट नहीं है, उन्हें इक्वल लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। और यदि महिलाओं को राइट टू वोट मिल जाए, उन्हें इक्वल लीगल स्टेटस दे दिया जाए, तो उनके साथ होने वाला ये जो सब्जुगेशन है, ये जो उत्पीड़न है, शोषण है, ये समाप्त हो जाएगा। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की डिमांड को फुलफिल करते हुए अमेरिका और यूरोप में 20th सेंचुरी के मिड तक राइट टू वोट महिलाओं को दे दिया जाता है और इक्वल लीगल स्टेटस भी दे दिया जाता है। और अब ये उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं की जो स्थिति है समाज में वो बेहतर होगी, उनके साथ होने वाला जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, अब वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। इन लीगल और पॉलिटिकल राइट्स के मिलने के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव समाज में नहीं देखने को मिला। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जिन काउजेस को हमने ढूंढ कर निकाला, महिलाओं की दयनीय अवस्था, उनके शोषण के पीछे जो कारण है, जिन काउजेस को हमने ढूंढ कर निकाला, दैट मीन्स कि ये काउजेस सही नहीं थे, ये काउजेस सही नहीं थे। दैट मीन्स कि अब हमें ज़रूरत थी कि हम फिर से री एग्जामिन करें, फिर से हम इस बात को ढूंढने की कोशिश करें कि समाज में महिलाओं की दयनीय अवस्था, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अब इन काउजेस को फिर से ढूंढने की ज़रूरत थी और ऐसा होता है 1960s और 1970s में फिर से इन काउजेस को ढूंढने की कोशिश की जाती है। और इस बार एक प्रश्न के साथ शुरुआत होती है और इस बार जो महिलाएं इन काउजेस को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो ये कहती हैं, वो एक प्रश्न के साथ हमारे समक्ष आती हैं। वो कहती हैं कि महिलाएं जो है, वुमेन जो है, वो सबसे अधिक इनके साथ शोषण, एक्सप्लॉयटेशन या सब्जुगेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जुगेटेड है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है। और इसका उत्तर दिया जाता है इन महिलाओं के द्वारा कि महिलाओं का सबसे अधिक जो शोषण है, सबसे अधिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो फैमिली के भीतर होता है, प्राइवेट स्फीयर, निजी क्षेत्र में फैमिली के भीतर होता है। और ये जो क्लेम है कि
परिवार परिवार ही वो जगह है जहां पर महिलाओं का सबसे अधिक शोषण होता है। ये क्लेम एक रेडिकल क्लेम थी उस वक्त। ठीक है, 1960s और 1970s के दौर में ये माना जाता था, ये ट्रेडिशनल व्यू था कि परिवार का जो स्फीयर है, फैमिली का जो स्फीयर है वो हारमोनियस है, जहाँ पर पति पत्नी अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। अभी तक ये माना जाता था, लेकिन इन नई फेमिनिस्ट्स ने, इन नई नारीवादियों ने इस बात को कहा कि वुमेन, महिलाओं का सबसे अधिक जो शोषण है वो परिवार के भीतर होता है। ये क्लेम अपने आप में एक नया क्लेम था, एक क्रांतिकारी क्लेम था, एक रेवोल्यूशनरी क्लेम था। और इसके साथ, इस बात को रखने के साथ एक नई लहर की शुरुआत होती है फेमिनिज्म की, जिसे हम सेकंड वेव फेमिनिज्म कहते हैं, और इसे हम रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद भी कहते हैं, क्योंकि इन फेमिनिस्ट्स का जो क्लेम था, ये जो बातें कह रही थी वो ट्रेडिशन के अगेंस्ट थी, वो रेडिकल थी, अपने आप में वो यूनिक थी। ओके, और इसीलिए इन फेमिनिस्ट्स को रेडिकल फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। तो इन रेडिकल फेमिनिस्ट ने ये कहा कि महिलाओं का सबसे अधिक जो शोषण है, सबसे अधिक जो उत्पीड़न है, वो निजी क्षेत्र में परिवार के भीतर होता है। ठीक है, परिवार को उन्होंने एक साइट ऑफ वुमेन्स सब्जुगेशन की तरह सामने लाया। तो अब अगर हम बात करें कि इन फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉब्लम है वुमेन्स सब्जुगेशन का, महिलाओं के साथ होने वाले इन शोषण को कैसे समाप्त किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उन्होंने सॉल्यूशन के रूप में ही इस स्लोगन को दिया, पर्सनल इज पॉलिटिकल। इन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो पर्सनल है उसे पॉलिटिकल बनाना होगा। तो यही वो संदर्भ है, यही वो कॉन्टेक्स्ट है जहां से ये स्लोगन निकलकर बाहर आती है, सेकंड वेव फेमिनिज्म। यही सेकंड वेव फेमिनिज्म है। और सेकंड वेव फेमिनिज्म का जो बेसिक असम्पशन है वो यही है कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है समाज में, महिलाओं की जो दयनीय अवस्था है समाज में, उसके पीछे जो मूलभूत कारण है वो क्या है? परिवार। क्योंकि परिवार के भीतर ही महिलाओं की स्थिति दयनीय है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में, समाज में भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। क्योंकि परिवार के भीतर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ शोषण और उनके साथ उत्पीड़न होता है। ये जो क्लेम था ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी क्लेम था। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन दिया गया रेडिकल फेमिनिस्ट या सेकेंड वेव फेमिनिस्ट के द्वारा, इसे ही हम पर्सनल इज पॉलिटिकल कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब क्या है। देखिए, जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, दैट मीन्स कि जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स है, एरिस्टोटल के समय से हॉब्स, लॉक, रूसो और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे जॉन रॉल्स, जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन सभी का ये मानना है कि जो समाज होता है, हमारी जो सोसाइटी है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक है पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र, और एक है प्राइवेट स्फीयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि अभी की जितनी भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज है, और लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का मतलब है लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी। ओके, तो ये जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं ये कहती हैं कि जो समाज है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, या समाज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर। दैट मीन्स कि हर समाज का दो हिस्सा होता है, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र। ओके, तो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक स्फीयर क्या है? पब्लिक स्फीयर वो क्षेत्र है, वो वर्ग है समाज का जहां पर गवर्नमेंट, सरकार एक्टिव होती है, जहां पर राजनीति होता है, स्फीयर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, और राजनीति का जो क्षेत्र है, सरकार के गतिविधि का जो क्षेत्र है, उसे हम पब्लिक स्फीयर कहते हैं। प्राइवेट स्फीयर का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का स्फीयर, व्यक्तिगत स्फीयर, व्यक्ति का व्यक्तिगत स्फीयर, जहां पर व्यक्ति अपने निर्णयों को स्वयं लेता है, और यहाँ पर व्यक्ति को निर्णय लेने में कोई नहीं रोकता, कोई यहाँ पर इंटरफेयर करने वाला नहीं होता। प्राइवेट स्फीयर में अगर एक इंडिविजुअल
कोई भी निर्णय लेना चाहे, वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे प्राइवेसी होती है। ओके, प्राइवेट स्फीयर में इंडिविजुअल जो भी निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है। पब्लिक स्फीयर की जो एक विशिष्ट पहचान है, जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है पब्लिक स्फीयर की, वो ये है कि पब्लिक स्फीयर में हमें पावर देखने को मिलता है। पावर, ओके, पावर का जो एक्सरसाइज है वो पब्लिक स्फीयर में होता है। पावर का मतलब क्या है कि सरकार जो है, सरकार हमारे गतिविधियों को, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है सार्वजनिक क्षेत्र में अपने नियम और कानूनों के माध्यम से। तो सरकार अपने पावर, अपने शक्ति का प्रयोग कहाँ करेगी? पब्लिक स्फीयर में करेगी। और अपने शक्ति का प्रयोग करके सरकार हमारे 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 व्यवहार को, हमारे एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करती है। सरकार लॉज बनाती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है और फिर उन लॉज को वो अप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज है वो पब्लिक स्फीयर में ही एप्लीकेबल है। ओके, लेकिन जो प्राइवेट स्फीयर है, प्राइवेट स्फीयर को पावर फ्री माना जाता है। प्राइवेट स्फीयर में कोई शक्ति नहीं होती। यहाँ पर शक्ति का कोई कॉन्सेप्ट, पावर का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इंटरफियर नहीं कर सकती। ये एक बेसिक अजम्पशन है हर लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का, कि जो प्राइवेट स्फीयर है, इस प्राइवेट स्फीयर में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप फ्री है, यहाँ पर आप क्या है? फ्री है। यहाँ आपको राइट टू प्राइवेसी दी गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम और कानून एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए इस स्फीयर को पावर फ्री स्फीयर कहा जाता है। ओके, तो पब्लिक स्फीयर की जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो विशिष्ट पहचान है, वो क्या है? पावर की मौजूदगी, पावर का होना, शक्ति का होना। इसीलिए पब्लिक स्फीयर को पॉलिटिकल कहा जाता है। पावर और पॉलिटिकल, ये दोनों हमेशा एक साथ होंगे। जहां कहीं भी पावर होगा वहां पे पॉलिटिकल होगा, वो राजनीतिक क्षेत्र बन जाएगा। जहां कहीं भी पावर, शक्ति की अवधारणा आएगी, वो एक राजनीतिक स्फीयर बन जाएगा। ओके, लेकिन जो प्राइवेट स्फीयर है, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये एक पावर फ्री स्फीयर है। फैमिली का ये एक पावर फ्री स्फीयर है। इसीलिए प्राइवेट स्फीयर को नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है और पर्सनल स्फीयर कहा जाता है। प्राइवेट स्फीयर नॉन पॉलिटिकल, पर्सनल व्यक्तिगत, गैर राजनीतिक। ओके, तो जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जितने भी लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन सब का ये मानना है कि जो समाज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होनी चाहिए, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर। जो पब्लिक स्फीयर है वो पॉलिटिकल होती है नेचर में, और जो प्राइवेट स्फीयर है वो नॉन पॉलिटिकल होती है। गवर्नमेंट जो है, सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्फीयर में ही एप्लीकेबल होंगे, प्राइवेट स्फीयर में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बेसिक एजम्पशन है सारे लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का। और जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जितनी भी लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। हर उन सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि वहाँ पे दो स्फीयर है, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर, और इन्हीं अवधारणाओं को वहाँ पर लागू किया जाता है। जो फेमिनिस्ट है, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट है, वो इन लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स को, और ये जो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज के जो एजम्पशन जो अभी मैंने आपको बताया, इन्हें वो चैलेंज करते हैं। फेमिनिस्ट चैलेंज टू लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए फेमिनिस्ट क्या कहते हैं। इसके पहले हमें ये समझना होगा कि जितनी भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज है और जो थिंकर्स है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्फीयर, दैट इज फैमिली जो है, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला फीचर क्या है कि यहाँ पर हम अपने चॉइसेस, अपने निर्णय लेने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, फ्री पर्सनल चॉइसेस। हम यहाँ पर फ्री पर्सनल चॉइसेस ले सकते हैं, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। परिवार के भीतर हम कुछ भी करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। फ्री पर्सनल चॉइसेस का ये स्फीयर है। ये अजम्पशन है लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और जो दूसरा फीचर है प्राइवेट स्फीयर या फैमिली का, वो क्या है कि ये पावर फ्री है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होंगी, दैट मीन्स फैमिली के भीतर जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप होंगी, वो रिलेशनशिप एक पावर रिलेशन नहीं होगी। वो जो रिलेशन है वो समानता, इक्वालिटी पे आधार होगी। फैमिली के भीतर ना कोई डोमिनेट करेगा, ना कोई डोमिनेटेड होगा, ना कोई
शासन करेगा ना कोई शासित होगा। ये एजम्पशन है लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का। ये एजम्पशन है कि जो फैमिली है, जो प्राइवेट स्फीयर है, वहाँ पर जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में वो पावर पे बेस्ड नहीं होगी, फ्री फ्रॉम पावर फ्री रिलेशंस होगी। ये एजम्पशन है लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज का। अब देखिए कि फेमिनिस्ट जो है वो इन दो एजम्पशंस को कैसे चैलेंज करते हैं। तो जो पहला एजम्पशन है कि फ्री पर्सनल चॉइसेस, फेमिनिस्ट कहती है कि ये जो फ्री पर्सनल चॉइसेस का ये जो एजम्पशन है कि लोग फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं और चीज़ों को चुन सकते हैं फैमिली के भीतर, प्राइवेट स्फीयर के भीतर, ये जो फ्री पर्सनल चॉइस का जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के लिए अवेलेबल है, मेन के लिए अवेलेबल है, पुरुषों के लिए सिर्फ ये अवेलेबल है फैमिली के भीतर। जो फ्री पर्सनल चॉइस है ये सिर्फ किन के लिए अवेलेबल है? मैन के लिए, जो पुरुष है उनके लिए अवेलेबल है। जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। महिलाओं को वही करना है फैमिली के भीतर जो उनके लिए निर्धारित है। और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित है? महिलाओं के लिए निर्धारित है कि उन्हें फैमिली का देखभाल करना होगा, बच्चों का देखभाल करना है, फैमिली के जो जितने भी डोमेस्टिक वर्क है उन्हें करना है। महिलाएं जो है फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकती, वो कुछ चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। महिलाओं का जो रोल है फैमिली के भीतर वो फिक्स्ड है, उसे नेचुरल माना जाता है, उसे प्राकृतिक माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप एक औरत है, अगर आप ये लड़की हैं, तो आपको घर पे ही रहना है, आपको घर के ही सारे काम करने हैं, आपको फैमिली को देखना है, आपको बच्चों को देखना है। तो महिलाओं के लिए फ्री पर्सनल चॉइस का ऑप्शन कहाँ है? जो फेमिनिस्ट है वो ये पूछती है कि प्राइवेट स्फीयर में आपने कहा कि लोग जो है फ्रीली पर्सनल चॉइस कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये बात लागू नहीं होती। उन्हें तो वही करना है जो उनके लिए निर्धारित है। अपने निर्धारित भूमिकाओं के बाहर जो उनके लिए जो पहले से जो रोल्स डिटरमाइन किए गए हैं, उन रोल्स से बाहर वो नहीं जा सकती, उन्हें वही काम करना होगा। ये मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं कर रहा, एक जनरलाइजेशन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री पर्सनल चॉइस का ये जो एजम्पशन है ये गलत है महिलाओं के लिए। फेमिनिस्ट का कहना है कि ये गलत है। उसी तरह फ्री फ्रॉम पावर रिलेशन, फेमिनिस्ट कहती है कि जो संबंध है एक पुरुष और एक स्त्री के बीच फैमिली के अंदर, दैट मीन्स फैमिली के अंतर्गत एक पुरुष और स्त्री के बीच जो संबंध है वो शक्ति पर आधारित होता है, वो इक्वालिटी पे आधारित नहीं होता। यहाँ पर कैसा संबंध है? एक डोमिनेट करता है और एक डोमिनेटेड होता है। जो पुरुष है वो हमेशा डोमिनेट करता है स्त्री के ऊपर, ठीक है, हमेशा वो डोमिनेट करता है स्त्री के ऊपर। जो सुपीरियर कौन होगा? पुरुष जो है वो सुपीरियर होगा, और जो महिलाएं हैं, जो स्त्री है, वो इन्फीरियर होंगी। पुरुष जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा किन्हें? महिलाओं को। ये कहती है, ये जो फेमिनिस्ट है वो ये कहती है कि जो रिलेशनशिप है मैन और वुमेन के बीच में फैमिली के भीतर, ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है पावर रिलेशन का। यहाँ पर पावर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पावर देखने को मिल रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैन हमेशा डोमिनेट करता है वुमेन के ऊपर, हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये तो दूसरा एजम्पशन है कि जो प्राइवेट स्फीयर है ये फ्री फ्रॉम पावर रिलेशन, ये एजम्पशन भी गलत है, ये एजम्पशन ही गलत है। तो इस तरह से जो फेमिनिस्ट है वो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी को चैलेंज करती है, और वो इस बात को चैलेंज करती है कि जो प्राइवेट स्फीयर है वो फ्री ऑफ पर्सनल चॉइसेस है, वो फ्री फ्रॉम पावर रिलेशंस है, इस बात को वो चैलेंज करती है। ओके, तो हमने अभी क्या देखा कि फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्फीयर है यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता यहाँ पर देखने को मिलती है। शक्ति के संदर्भ में हमें असमानता देखने को मिल रही है। जो मेल है, जो पुरुष वर्ग है, उनके पास अधिक शक्ति है, उनके पास अधिक चॉइस है, उनके पास अधिक फ्रीडम है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, तो प्राइवेट स्फीयर में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, प्राइवेट स्फीयर में हमें हायरार्की देखने को मिलती है, एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, और यहाँ पे हमें डोमिनेशन देखने को मिलता है। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ है, ये छुपा हुआ है, ये
जो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज थी उनका मानना था कि प्राइवेट स्फीयर दैट मीन्स फैमिली में इनइक्वालिटी, हायरार्की, डोमिनेशन ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट है, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट है, ये इस बात को हमारे समक्ष ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्फीयर दैट मीन्स फैमिली के भीतर इनइक्वालिटी, हायरार्की, डोमिनेशन है। और ये सब कुछ छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि प्राइवेट स्फीयर में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार अभी तक नहीं है। जितनी भी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज है वो ये कहती हैं कि प्राइवेट स्फीयर में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती, और क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती इसीलिए परिवार के भीतर मौजूद ये इनइक्वालिटी, ये हायरार्की, ये डोमिनेशन हमेशा हमारे लिए छुपा हुआ रहता है। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम किसे झेलना पड़ता है? महिलाओं को। महिलाओं को। तो फेमिनिस्ट लोग जो हैं, जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट हैं, वो कहती हैं कि प्राइवेट स्फीयर में हमें जस्टिस को एस्टैब्लिश करना है। देखिए, पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र में हम इनइक्वालिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते, हायरार्की को टॉलरेट नहीं कर सकते, डोमिनेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर सार्वजनिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर में इनइक्वालिटी, हायरार्की, डोमिनेशन होगी तो सरकार इन्हें खत्म कर देगी। सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाकर इनइक्वालिटी, हायरार्की, डोमिनेशन को खत्म कर देगी। कब? जब ये पब्लिक स्फीयर में होंगे, सार्वजनिक स्फीयर में होंगे। लेकिन क्योंकि ये चीजें अभी प्राइवेट स्फीयर में हैं, और क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट स्फीयर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम जो है वो प्राइवेट स्फीयर में एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए ये जो बुराइयां हैं, इनइक्वालिटी, हायरार्की, डोमिनेशन, ये हमेशा एग्जिस्ट करती रही है प्राइवेट स्फीयर दैट मीन्स फैमिली के भीतर। तो जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट है ये कहती है कि हमें परिवार के भीतर भी जस्टिस को एस्टैब्लिश करना होगा। और जो प्राइवेट स्फीयर है इसे हमें खोलना होगा ताकि सरकार जो है वो प्राइवेट स्फीयर में झांक कर देख सके, और वो इस बात को देख सके कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट स्फीयर है, जो फैमिली है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, वहाँ पर भी इनइक्वालिटी है, हायरार्की है, डोमिनेशन है। तो प्राइवेट स्फीयर को हमें नॉर्मेटिव स्क्रूटनी के लिए ओपन करना होगा। हमें इस बात को प्राइवेट स्फीयर में फैमिली के भीतर जाके जज करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जस्टिस के प्रिंसिपल को, न्याय के सिद्धांतों को हमें परिवार के भीतर भी अप्लाई करना होगा। और जब हम परिवार के भीतर प्राइवेट स्फीयर में न्याय के सिद्धांतों को अप्लाई करने की बात करते हैं, जब हम इस बात को करते हैं कि प्राइवेट स्फीयर को गवर्नमेंट के स्क्रूटनी के लिए खोल देना चाहिए, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के लिए ओपन कर देना चाहिए, तो हम यही कह रहे हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्यक्तिगत राजनीतिक है। इन्हीं बात जो अभी मैंने कहा, इसका मतलब यही है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। दैट मीन्स कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक वुमन का, एक महिला का परिवार के अंतर्गत, परिवार के भीतर जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो वो इनइक्वालिटी फेस करती है, जो डोमिनेशन वो फेस करती है, इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हमें पॉलिटिकल बनाना होगा। तभी जाकर हम महिलाओं की स्थिति में सुधार ला पाएंगे परिवार के भीतर। ये कहना है सेकेंड वेव फेमिनिस्ट्स का। तो ये था व्यक्तिगत राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का मीनिंग। लेकिन पर्सनल इज पॉलिटिकल के मीनिंग को हम तब और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उसे दूर कर लेंगे। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल इस स्लोगन से रिलेटेड जिन्हें हमें दूर करना होगा। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं है कि जो फेमिनिस्ट है वो पब्लिक और प्राइवेट जो डिस्टिंक्शन है, दैट मीन्स कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच जो विभाजन है इसे एबॉलिश करना चाहती है, ऐसा नहीं है। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जो है राइट टू प्राइवेसी, जो निजता का अधिकार है, इसका सम्मान करती है। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट का ये कहना नहीं है कि जो प्राइवेट स्फीयर है इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और जितने भी हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हमें पब्लिक कर देना चाहिए। उनका ये कहना नहीं है, वो प्राइवेट स्फीयर को एबॉलिश करना नहीं चाहती,
वो राइट टू प्राइवेसी का वो सपोर्ट करती है, वो ये मानती है कि हमारे लिए एक प्राइवेट स्फीयर होना चाहिए, एक ज़रूरी है हमारे लिए प्राइवेट स्फीयर होना जहाँ पर गवर्नमेंट का अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड है। लेकिन लेकिन ये जो फेमिनिस्ट है ये कहती है कि ये जो प्राइवेट स्फीयर होगा, इस प्राइवेट स्फीयर का जो चरित्र है, जो नेचर है, वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इनका डिमांड है। वो कहती है कि प्राइवेट स्फीयर होना चाहिए, लेकिन ये जो प्राइवेट स्फीयर है यहाँ पर, ये जो प्राइवेट स्फीयर है ये इक्वालिटी, समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस प्राइवेट स्फीयर में इस प्राइवेट स्फीयर में कोई डोमिनेट नहीं करे या कोई डोमिनेटेड ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्फीयर हो लेकिन ये समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। शक्ति का इस प्राइवेट स्फीयर में कोई काम नहीं हो। ओके, प्राइवेट स्फीयर हो लेकिन इस प्राइवेट स्फीयर में मौजूद जो लोग हैं उनके बीच जो संबंध है वो संबंध समानता, इक्वालिटी और कंसेंट के ऊपर बेस्ड हो। ये डिमांड है फेमिनिस्ट का, रेडिकल फेमिनिस्ट या सेकेंड वेव फेमिनिस्ट का। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का ये मतलब नहीं है कि हमें प्राइवेट स्फीयर को डिमोलिश या एबॉलिश कर देना है। हमें क्या करना है, हमें प्राइवेट स्फीयर को ऐसा बनाना है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप हो, प्राइवेट स्फीयर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप हो वो इक्वालिटी पे बेस्ड हो, वो कंसेंट पे बेस्ड हो। ये हमें ध्यान रखना है सिर्फ। ओके, एक और मिसकंसेप्शन है पर्सनल इज पॉलिटिकल से, इस स्लोगन से रिलेटेड। कुछ लोगों का कहना है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब है कि जो फेमिनिस्ट है वो फैमिली को एबॉलिश करना चाहते हैं। ये भी गलत है। कंटेम्प्रेरी जो फेमिनिस्ट है वो फैमिली को एबॉलिश करना नहीं चाहते। हाँ, वो इस बात को एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि परिवार के भीतर महिलाओं का शोषण होता है, परिवार के भीतर महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन वो परिवार को एबॉलिश करना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, वो परिवार को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। जो न्याय के सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र में लागू हो रहे हैं उन न्याय के सिद्धांतों को वो पारिवारिक क्षेत्र में भी लागू करना चाहते हैं। तो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट का कहना है कि जब तक परिवार लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक जो समाज है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट है इनका कहना है कि प्राइवेट स्फीयर में अगर हमें महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, सार्वजनिक स्फीयर में, सार्वजनिक क्षेत्र में यदि हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना है, उनके कंडीशन को बेहतर बनाना है, उनके साथ होने वाले उत्पीड़न को, उनके साथ होने वाले ऑपरेशन को समाप्त करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्राइवेट स्फीयर में, दैट मीन्स परिवार के भीतर, हमें महिलाओं के लिए परिवार के भीतर समानता की स्थापना करनी होगी, न्याय की स्थापना करनी होगी। जब इक्वालिटी और जस्टिस को हम इस्टेब्लिश कर देंगे प्राइवेट स्फीयर में, तब वुमेन जो है, महिलाएं जो है, उनकी स्थिति में खुद ब खुद सुधार होगा। हर जगह, सार्वजनिक स्तर और प्राइवेट स्फीयर दोनों जगह उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो ये था मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल का। उम्मीद है कि मैंने आपको इसे समझा पाया हो। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।